अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल हो, माशी सूरत हाल हो या दीगर मसाइल हों, कोशिश होती है प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और हालिया दिनों में मुल्क की माशी सूरत हाल ज़ेर बहस आ रही है और पिछले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। सवालात का सिलसिला जारी है। ये बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइन बात है कि लोग जो प्रोग्राम देखते हैं बाकायदगी से, वो ना सिर्फ अपनी आरा से हमें नवाजते हैं बल्कि उसके साथ साथ सवालात भी बेचते हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात और मौज़ूआत की निशानदेही करते हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया। कंटेंट क्रिएटर इस वक्त जो मॉडर्न टर्म है उसकी इस्तेमाल होती है, जो इंटरनेट के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, जो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए, तो इनको कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। अब वो किसी भी हवाले से हो, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो बच्ची जो है उसका किसी के साथ क्वारल हुआ। ये क्या हुआ मामला, मुझे सही तरह से उसका इल्म नहीं है, मगर यही बात अब तक सामने आई है, क्योंकि अभी इसकी मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी तो पता चलेगा। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और नौजवान नस्ल के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन है बढ़ती हुई, इसको कैसे ख़ात्मा किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर नौजवानों को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करें, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाए। ख़ास तौर पे जिस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, अच्छा ये तो बच्चे नौजवान हैं जो जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि ना वर्क एथिक्स का पता है, ना इन सारी चीज़ों का पता है कि कौन सी चीज़ वायरल करने से उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो अभी तक बुनियादी जो तालीम है उसके अंदर शामिल नहीं हुई हैं, और क्योंकि ये नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया कि इसके क्या नुकसानात होते हैं या हो रहे हैं, तो इसी तरह के वाक़यात फिर रोनुमा होते हैं। तो इसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। स्कूलों में, कॉलेजेस में अब ये बाकायदा पढ़ाया जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी का क्या फ़र्ज़ है कि वो किस किस्म की ख़बरों के साथ जो है अपना ताल्लुक़ रखे, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस तक पहुँचती है उसको किस तरह आगे पहुँचाए। वो तमाम चीज़ें हैं जब बुनियादी तालीम का हिस्सा अब होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ और दीगर मामलात और वाक़यात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी, ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल के हवाले से, और जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके ऊपर आजकल आप देख ही रहे हैं जो ख़बरों से जिनको ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि हमारा जो डेलीगेशन है पूरी दुनिया में इस वक्त एक्टिव है और बड़े भरपूर तरीके से हमारा जो मौक़िफ़ है उसका दिफा कर रहा है। और इस महाज़ के ऊपर भी, इस सिफारती महाज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, सरफराज किया। और ये जो दुश्मन मुल्क है, इसकी जो कोशिशें इससे पहले हमेशा से रही हैं सिफारती सतह पर कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, डिफेम करें और इसके ख़िलाफ़ बेबुनियाद बातें की जाएँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इस महाज़ पर भी उसको बड़ी भरपूर शिकस्त जो है वो मिल रही है। जनाब, इसके साथ साथ और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। ईद कुर्बा का मौका है, शहर के मसाइल के हवाले से मामलात हैं, इसके ऊपर भी बात हो रही है और सवालात क्योंकि मौसूल हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा आगे इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान सरदार सुहेल उमर, हमारे नौजवान रहनुमा, सियासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी है, उनको हमने यहाँ मदू किया, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त लेने के लिए। उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मुसरत नियाज़ी साहिबा जो कि एक सीनियर रहनुमा है और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर आप उन्हें देखते हैं, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करती हैं, सियासी सूरत हाल हो या माशी सूरत हाल हो या शहर कराची के मसाइल में, उस पर आज एक दफ़ा फिर उनको दावत दी है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो सुहेल साहब, सूरत हाल ये है कि खुदा का शुक्र है, ये बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें अता की। एक तो दिफाई महाज पे भरपूर कामयाबी मिली और उसके बाद सिफारती महाज के ऊपर बड़ी ज़रूरत थी कि कुछ संजीदा इक़दाम किए जाएँ और खुदा का शुक्र है यहाँ पर भी बड़ी भरपूर कामयाबी जो है वो दुश्मन मुल्क मिल रही है और इंशाअल्लाह आगे भी मिलती रहेगी। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि आपकी क्या इसके ऊपर राय है, क्या समझते हैं और क्या कुछ होने की ज़रूरत है, ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। अच्छा, आपको पता है कि इस टाइम हमारी दिफाई क़यादत, अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह।
और हमने जिस तरह से दिफाई महाज पे कामयाबी हासिल की और हमने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसी तरह सियासी महाज पे हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की वो मेहनत है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3-4 दिन से जो उन्होंने 5 दिनों में उन्होंने 4 बड़े दौरे किए मुख्तलिफ ममालिक के, उसमें बड़ी अचीवमेंट्स मिली पाकिस्तान को। और ये जो एक जंगी सूरत हाल में हमने कामयाबी हासिल की है, ये पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए एक बड़ी कामयाबी है यकीन। और उसमें हमारे साथ तुर्किया था, आज़रबाईजान, ईरान और तुर्कमानिस्तान, ये वो ममालिक हैं जो हमारे साथ, चाइना बिलखुसूस जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। उन्होंने हर तरह की माली, जानी और अपनी हर तरह की इमदाद पाकिस्तान के साथ की है, तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखेंगे 2 साल कबल अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान सिफारती महाज पे तनहा हो चुका था। आपको यूएन के अंदर कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं था। आप कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, आपने कश्मीर प्लेट में रख के दे दिया क्योंकि आपके पास सिफारती महाज पे आप नाकाम हो चुके थे। ये तकरीबन 3-4 साल के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत की जो काविशें हैं और आर्मी चीफ़ की इसमें बिलखुसूस काफ़ी सारी उनकी भी मेहनत है और उनकी भी काविशें हैं, जिससे पाकिस्तान आज सफारती महाज पे तमाम हमारे पड़ोसी ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। हम अक्सर देखते थे कि ईरान जो है वो कभी कभार हमारे साथ क्लैशेस करता था, बॉर्डर के ऊपर हमारे जो है ना उनके साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी गर्म सर्दी चलती रहती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर गए हैं ईरान में और इनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ और उसके बाद हमारे जो मामलात थे, जो हमारे खदशात थे ईरान के मुतालिक, वो दूर किए गए और ईरान ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की है और पाकिस्तान ने ईरान की जौहरी जो प्रोग्राम है उसकी मुकम्मल हिमायत की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईरान भी बहुत जल्द जो है ना एटमी धमाके करके एक एटमी कुव्वत बनने जा रहा है और बहुत जल्द ऐलान करने वाला है क्योंकि पाकिस्तान ने अब उस पर उसकी हिमायत की है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात होते थे उसके अंदर जो मुलव्वस होती थी वो थ्रू ईरान भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होती थी। तो ईरान ने तकरीबन अभी 3-4 दिन कबल एक ऑपरेशन किया, उसमें फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसके तकरीबन 7 दहशतगर्द मारे गए। और ये भी बड़ी एक कामयाबी है कि पाकिस्तान जब ऑपरेशन करता था तो क्या होता था कि जो दहशतगर्द थे BLA के और BLF के, वो भाग जाते थे ईरान की साइड पर। तो अब ये है कि ईरान का जो बॉर्डर है वो उनके लिए बंद है, पहले जो खुला होता था अब वो बंद है, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ से भी सफाया करेंगे और ये भी बड़ी बेहतरीन एक कामयाबी है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ मामलात कुछ ख़राब थे, तो अब अफगानिस्तान ने भी, उनकी हुकूमत ने, इस्लामी जो हुकूमत है उनकी, उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो किसी भी किस्म का जो तालिबान जो TTP थी जो जिहाद कर रहे थे उसको हराम करार दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे मुल्क के अंदर आपकी स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की एक लहर जो दौड़ रही थी उससे हम इंशाल्लाह निकलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि आज़रबाईजान आपसे JF-17 थंडर 40 तैयारे वो ख़रीद रहे हैं, उसका MOU साइन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह रशिया 2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ करने जा रहा है, आपकी पाकिस्तान स्टील मिल को स्टेबल करने जा रहा है, उसको बनाने जा रहा है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो 2013 से 2018 का जो टेन्योर था उसमें जो पाकिस्तान ने उड़ान जो भरी थी उसको जो रोका गया था, तकरीबन 5-6 साल के बाद वो उड़ान दोबारा से हम बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जारी है। और पाकिस्तान किसी भी किस्म के इंतशार या किसी भी किस्म की दुश्मन की किसी भी चालों में इंशाल्लाह नहीं आएगा। हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज वो हमा वक्त तैयार हैं, सिफारती महाज पर भी और बॉर्डरों पर भी हम हर तरह से इंशाल्लाह तैयार हैं और इसका मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का असल मकाम है, एशियन टाइगर जो मियाँ नवाज शरीफ का एक ख्वाब था, वो ख्वाब इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ पूरा करेंगे और उनके साथ आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर भी होंगे, अब तो फील्ड मार्शल भी हो गए माशाल्लाह से। तो उसमें यह है कि थोड़ी सी हमें दुख इस बात का होता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस टाइम कसीदे पढ़ रही है, पाकिस्तानी हुकूमत सफारती महाज पे हर जगह पे, हमारा पाकिस्तानी एक डेलीगेशन गया हुआ है अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे जो काम हिंदुस्तान नहीं कर सका, जो काम दुश्मन नहीं कर सका, वो काम तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पे किया। वहाँ की सड़कों पे उन्होंने बैनर्स आवेज़ा करवाए, उन गाड़ियों के पीछे एक बैनर्स लगे हुए थे जिसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ की जो है ना पिक्चर्स वगैरह आवेज़ा करके उन्होंने बड़ा
एक गलत मैसेज दिया। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वो काम है जो कि दुश्मन मुल्क कर रहा था या दुश्मन ममालिक को करने चाहिए थे, वो आप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनके आलाकार हैं। फिर आपको जो लक़ब दिया गया है मोदी है, वो सही दिया गया है आपके लिए। मतलब पाकिस्तान और मुल्क कुछ भी नहीं है। अफवाज ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, एक बड़ी अजीम जंग थी ये जो हमने जीती है। आपके नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके नज़दीक सिर्फ एक शख्स है जो आपकी एक ज़िद और आना बने हुए, वो पाकिस्तान से भी आगे है क्या? तो ये वो चीज़ें, थोड़ा सा इससे अफसोस होता है, दुख होता है। और अब आप देखें मुल्क स्टेबल भी हो गया सियासी तौर पे भी। अब एक नया इंतशार और फितना, बोला जी हम सड़कों पे आएंगे। हमने BLA को बलूचिस्तान के अंदर मात दे दी, इसी तरह सिंध के अंदर मात दे दी। जो हालात ख़राब करने की कोशिश की गई थी रॉ की तरफ से, उसको कंट्रोल कर दिया गया। KPK के अंदर हालात को कंट्रोल कर दिया गया। अब नए एक उसकी तरफ जा रहे हैं, इंतशार की तरफ, ताकि किसी तरह पाकिस्तान की तरक्की रोकी। मैं उस तरफ आता हूँ क्योंकि ये एक अलग मामला और मौजू है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। खैर इस पर भी बात करना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा मैं मुसरत आपस से इस हवाले से बात करूँ। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा ये जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है इसके हवाले से बात हो जाए, और फिर जैसे सुहेल साहब ने भी आखिर में निशानदेही की है, अब ये कि पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और उसके बाद जो कुछ हुआ, ये कन्फ्रंटेशन की नौबत क्यों पेश आई है, और ये जो मुल्क के अमूमी हालात हैं इससे क्या आप मुतमईन हैं? मैं चाहूँगा ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोटेस्ट करना तो हर जमात का आईनी और जमहूरी हक है, लेकिन प्रोटेस्ट का भी कोई तरीक़ाकार होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। ये टाइम फ्रेम नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें। मैं समझती हूँ, पहले तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सलूट पेश करती हूँ कि वो अपनी फोर्सेस के साथ जंग के वक्त में एक थे, और क्योंकि मोदी समझता था कि हमारे पास सियासी इस्तेहकाम नहीं है और हमारा अलग अलग अपना तरीक़ाकार है, और शायद इंतशार की सूरत में हम फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको शायद ये मालूम नहीं कि पाकिस्तानी वो कौम है कि जब अपने मुल्क, अपनी माँ की बका की बात आती है तो हम एक पेज पे होते हैं। हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, ख़ानदानी हो, किसी भी किस्म की, इवन कि हम दुश्मनियाँ भुलाकर भी हम अपनी धरती का दिफा करने वाली कौम है। और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एका जब हुआ इनमें, तो मैं समझती हूँ कि हमारी एके में जीत थी। जीत में हमारी तमाम फोर्सेस अपना रोल प्ले कर रही थी। नौजवान सोशल मीडिया पे अपना रोल प्ले कर रहे थे। माएँ जो हमारी कुछ नहीं कर सकती थी, बुज़ुर्ग जो हमारे और कुछ नहीं कर सकते थे, वो जानमाज़ बिछाकर दुआएं कर रहे थे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की अफवाज के उन नौजवानों के लिए, ताकि इनको पता चले कि देखिए, मेरे बच्चे ने कहा, सुहेल ने कहा कि वो 3 गुना हमसे भारी दुश्मन है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि भारी दुश्मन से मुकाबला नहीं होता, ईमान से मुकाबले होते हैं। और मुकाबले उस सूरत में नहीं होते कि एक शख्स पहलवान खड़ा हुआ है और दूसरा जो है ना, मैं नहीं समझती उन चीज़ों से होते। मैं समझती हूँ कि मुसलमान होने के नाते जब हमारा फौजी जिहाद के लिए, हमारा फौजी जंग में उतरता है, तो उसके जहन में होता है कि मैं शहीद लौटूं या मैं गाजी लौटूं। और जो दुश्मन है हमारा, उसके जहन में ये होता है कि काश किसी तरह से मैं दुम दबा के अपनी जान बचा लूं। तो ये फ़र्क है हम में और हमारे दुश्मन में, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि आपने प्रोटेस्ट की बात की, प्रोटेस्ट कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ कोई बुरी बात है, लेकिन हम ये सोचें कि इस वक्त भी हमारा दुश्मन अपने मुहाज पे लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह से वो अपने जो शिकस्त का बदला है वो हमसे ले। तो मैं समझती हूँ इस वक्त PTI को अपने चेयरमैन तो नहीं है, खैर अब जो उनके खान साहब हैं, उन्हें प्रमोट ना करें, अपने मुल्क को प्रमोट करें। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अगर उनके ऊपर केसेस हैं, तो कुछ दिन में पहले देख रही थी कि केसेस उनके कुछ ख़त्म हुए, जो कुछ भी, ये तो अदलिया का काम है ना। मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा केसेस और ज़्यादा दुश्वारियाँ, ज़्यादा मुश्किलात कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जिन्होंने भुगती हैं या जिन्होंने फेस की है? कोई है तो मुझे सामने ला के दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल वर्कर ने नहीं, बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है ना, मौत को गले लगाया है, शहादतों को गले लगाया है। लेकिन हम उन चीज़ों से पीछे नहीं हटे। खुदारा मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि प्रोटेस्ट ना करें, बल्कि आप अपनी अदलिया के पास जाएं, आपके पास वकला मौजूद है, वहां जंग लड़ें। यहां सड़कों की जंग का कोई फायदा नहीं है, आप जंग वहां लड़ें जहां आपको फायदा होगा, जहां आपके लीडर को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है जी, हर शख्स को अपना बाप अजीज है, हर शख्स को अपनी लीडरशिप अजीज है, हम नहीं कहते कि उन्हें अजीज नहीं है, लेकिन अपने मुल्क पर उसे फौकियत ना दे। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इश्यूज़ की तरफ आएँ और शहर कराची के मसाइल के हवाले से, क्योंकि पैगामात इतने सारे हैं, ज़रा उसके ऊपर बात करना भी इस वक्त ज़रूरी है। तो ये जो जारी इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पर लोड शेडिंग का जो मामला है, ये बड़ा संगीन हो चुका है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सूबाई हुकूमत की भी कोई ज़िम्मेदारी है या इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त ये मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। तो क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? ज़रा लोगों को चाहूँगा ज़रा इस हवाले से। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, बिल्कुल पानी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं। आप देखें कि पानी के इश्यूज़ पे कौंसिल के अंदर मेयर साहब ने CO वाटर बोर्ड और MD वाटर बोर्ड को बुलवा के पहली दफ़ा तारीख रकम की कि अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, आप इनको उनके सवालों का जवाब दें, क्योंकि जब ये ग्रास रूट पे जाते हैं तो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे पूरी तकरीबन 1.5-2 घंटे से ज़्यादा की डिस्कशन चली, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 घंटे डिस्कशन चली इसके ऊपर। और मैं समझती हूँ कि वाटर बोर्ड के MD को और CO को ये मैसेज दिया गया है कि किबला दुरुस्त किया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। और उन्होंने बाकायदा कौंसिल में बात भी की है और उस पर बताया है कि इस तरह से प्लानिंग की जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। दूसरी ये कि हब कैनाल से जो एक लाइन लेकर आई जा रही है, तो वो भी इंशाल्लाह 14 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात आपने कही कि देखें, ये भी मैं समझती हूँ कि तारीख़ में बेहतरीन इकदाम उठाया गया है कि अलवी साहब को पार्लियामेंट के अंदर बुलवा कर जितने भी मौजूद पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने चाहे अपोजिशन के थे चाहे सिटिंग गवर्नमेंट के थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए, बड़े चुपते हुए क्वेश्चन उसी तरह से किए जिस तरह आवाम उनसे कर रही होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं और उन्हें पाबंद किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये गलत बात है कि जी कुंडा हटाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपके डिपार्टमेंट का काम है, आप कुंडा हटाएं, बल्कि आप ही के लोग कुंडा दे रहे होते हैं और उसके एवज जो है ना पैसे ले रहे होते हैं। अगर देखें, मेरा अपना एक जहन है, अगर फर्ज करें कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर रही हूँ या सिर्फ आप कर रहे हैं, तो मेरी बिजली काट दे ना, तो उसका जो है ना खमियाजा पूरा इलाका ही क्यों भुगते। और अगर दूसरी बात ये कि इलाके का कोई शख्स मुझे दे रहा है, लाइन दे रहा है, तो आप उसकी भी लाइन काट दीजिए। आपके पास तो अख्तियारात है ना, आप तो खुद मिले हुए हैं, आप तो खुद ही बहुत बड़े डॉन बने फिर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर सख्त इकदाम करने की जरूरत है। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपने तौर पे अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे और अपना करेंगे, तो फिर इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह किसी महाज पर इनको दादागिरी नहीं करने देंगे। ये आपने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने दोनों पर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। और सख्त एक्शन क्यों ना ले भाई, हम आवाम से वोट लेकर आ रहे हैं, अवामी पार्टी हैं, हम आवाम को कल क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने क्या किया। बहरहाल आवाम देख रही है कि हर महाज पर इनको हम इंशाल्लाह शिकस्त देंगे और अपनी आवाम के लिए जो किए गए वादे हैं वो भी करेंगे। दूसरी बात यह कि मेरे चेयरमैन ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि सोलर के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी खवातीन इंदराज हैं सिंध के अंदर, उन सबको सोलर प्लेट्स और सोलर देना शुरू कर दिया है ताकि वो उससे मुस्तफीद हो सके। दूसरी बात रही यहाँ तक कि सियासी मुहाज पर आप बात कर रहे हैं, नो डाउट जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो हमारी जितनी एजेंसीज थी, जो हमारे फौजी हैं, ठीक है ना, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, तो इन सब ने जो बेहतरीन मुहाज अपनाया, मैं समझती हूँ कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी और हमारा दुश्मन मुंह छुपाता फिरेगा, उसे जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये देखें,
सब कहते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बच्चा है, ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उम्र में बच्चे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नवासा हूं, मैं आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा हूं। तो उन्होंने, आप मुझे बताएं कि किस मुहाज पर, किस तरीके से उन्होंने आलमी मीडिया को बताकर किस तरह से उन्हें शिकस्त नहीं दी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मुहाज पे डटे हुए हैं, अपनी टीम के साथ बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं और उस बुच्चर को बता रहे हैं, क्योंकि बुच्चर का खिताब देने वाला भी मेरा ही चेयरमैन है, तो वो उनको बता रहे हैं कि कहां किस किस मुहाज पर आप मेरे मुल्क का मुकाबला करोगे। यहां एक नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी बैठा हुआ है, तो वहां मेरी अफवाज बैठी हुई है, मेरी मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई है, मेरे मुल्क की अवाम बैठी हुई है, मेरे सोशल मीडिया पे जाओगे तो मेरी ये नौजवान नस्ल बैठी हुई है, मेरी फौज शहादतों के लिए तरस रही है और वो मुहाज पे खड़ी हुई है, मेरे बुजुर्ग हम सब के लिए दुआएं कर रहे हो। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। सुहेल साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि तो बड़े अहम मामला और मसाइल हैं, चलें अच्छा हुआ उसकी भी निशानदेही हो गई, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान की कामयाबी है। बहरहाल इसका सेहरा सबके सर जाता है कि सिफारती महाज के ऊपर भी बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। अब ज़रा शहर के मसाइल के हवाले से आपकी मुस्कुराहट जो है बहुत मायने रखती है और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही भी कर रही है, लेकिन ये जो बिजली का और ख़ास तौर पे ये जो और दीगर मसाइल हैं, अब एक और बड़ा चैलेंज है, मैं आगे चल के चाहूँगा ये भी ज़रा ज़ेर बहस आए कि ईद कुर्बा के बाद जो शहर की सूरत हाल है परेशान कुन तो यकीनन है। और अब ये सवाल बड़ा हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए कि ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, पंजाब के अंदर भी काम हो रहा है, शहरी इलाकों में भी काम हो रहा है, देही इलाकों में भी, तो क्या मुकाबला बराबर का है? पहले इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा अपने ख्याल। नहीं, मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, ये तो अभी सोच रहे हैं कि सोलर प्लेटें देंगे और वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दे प्रोग्राम चुके के हैं। कब दिए हैं? दे चुके हैं बेटे, अब आंखें खोल लो। नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दिए हैं, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वो सूबाई गवर्नमेंट का थोड़ी है। सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू दिए। नहीं, सूबाई गवर्नमेंट में आप वो जो प्रोग्राम है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का है। अरे मेरा बच्चे, आपको पता ही नहीं है, सुन लें, जो उनको दिए जिनका इंदराज है, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट ने दिए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, वो प्रोग्राम ही फेडरल का है। उनको दी गई। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने दिए जी। हैं। अच्छा, इसका अभी तक कोई हमें आइडिया तो नहीं है कि इन्होंने किसको दिए। हो चुका है सोलर, अभी हो चुका होगा या कर रहे होंगे। पंजाब दे चुका है, लग चुकी हैं, लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हम तो कराची में बैठे हैं, पंजाब में तो नहीं बैठे हुए। अरे भाई, मैं बैठी पंजाब में अभी अभी होकर आई, जैसे ही मैं देखे, मेरी बात सुनो, जैसे ही हुकूमत आई है, होकर आई, मैंने वहां नहीं देखा, क्योंकि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खवातीन हो या वैसे गरीब लोग, नहीं, वहाँ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू नहीं दिया रहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। उस पे बताएं ना जरा। सीएम की तरफ से ये जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी थी, सूबाई गवर्नमेंट, तो उस वक्त उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो गरीब और नादार जो घराने हैं उनको सोलर प्लेटें दी जाएंगी। अच्छा, इसके साथ सिर्फ सोलर प्लेटें ही नहीं, जो उस तरह के गरीब लोग थे उनको एक गाय, भैंस और बकरी, ये 3 चीज़ें उन्होंने, कट्टे वाली बात है। नहीं, मुर्गी और कटी नहीं, उन्होंने दिए हैं 3 साल के लिए। अच्छा, 3 साल तक उसका तमाम देखभाल जो है वो सूबाई हुकूमत करेगी, ठीक है, उसका इलाज मुआवजा सूबाई हुकूमत करेगी, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। 3 साल के बाद जब वो, जाहिर सी बात है, उनके और मजीद बच्चे हो जाएंगे तो फिर आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक गरीब आवाम के लिए, जो वहाँ के जो किसान हैं दही इलाकों में, उनके लिए एक बड़ा पैकेज था। ये तकरीबन 7-8 लाख रुपए का पैकेज बन रहा था। ये एक बड़ा पैकेज था। उससे क्या है, वो अपने दूध डेयरी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इससे उनका जो गुजर बसर थोड़ा बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के फिलहाल सिंध में तो कोई प्रोजेक्ट्स हमने देखे नहीं है। बाकी जो कराची की सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। डेली जो है ना, हम अगर आप निकलें डिफेंस से सदर तक आएंगे तो अगर कोई पथरी का मरीज है, किसी के गुर्दे में अगर पथरी है, तो उसको डॉक्टर के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ खड्डे ही इतने हैं रोडों पे कि उसकी पथरी जो है ना खुद ब खुद निकल जाएगी। तो ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा इस वजह से करते हैं कि ये डॉक्टर के जो खर्चे हैं वो बचा रहे हैं और पथरी का इलाज फ्री में कर रहे हैं। ठीक। उसके अलावा जो लोड शेडिंग है वो आपके सामने है, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का वो आपके सामने है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सबसे ज्यादा फंड कराची को दिए हैं। ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना कराची के अंदर, जो काम हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक करवा रहा है और ये क्लिक के थ्रू हो रहे हैं। बदकिस्मती क्या है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम और माफिया बैठा हुआ है हर जगह।
ठीक। मैं चेयरमैन बिलावल साहब को बेहतरीन आदमी समझता हूँ, बेहतरीन लीडर हैं और ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उन्होंने एक बात की थी ना कि वो साबित कर रहे हैं कि वो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। उन्होंने ये अभी तक साबित नहीं किया, ये शुक्र है अभी तक उन्होंने साबित नहीं किया, क्योंकि जो सिस्टम बैठा हुआ है आपके रेवेन्यू से लेके आपके KMC से आपके वाटर बोर्ड के अंदर, इवन के आपका जो क्लिक का इदारा है जिसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, उसके अंदर इनका सिस्टम बैठा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग वो सिस्टम की मर्जी से होगी, चेक पे साइन उस सिस्टम की मर्जी से होंगे। अगर 1 करोड़ रुपए का फंड है तो 30 लाख रुपए ग्राउंड पे लगेगा, बाकी 70% जो है ना वो खा जाएंगे। ये यहाँ पे तरक्की हो रही है। अगर इससे ये डिनाई करें तो मुझे बताएं, मैं इनको प्रूफ दे सकता हूँ इन सारी चीज़ों के, क्या इनका सिस्टम यहाँ पे नहीं बैठा हुआ? ये सारा सिस्टम क्या है? कोई जरदारी हाउस जा रहा है, कोई बिलावल हाउस जा रहा है, कोई कौन खा रहा है, कोई कौन खा रहा है। इन चीज़ों को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये कराची कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ये सिंध कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर इन्होंने सिंध की तरक्की इनको चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि हकीकी मानों में इन्होंने सिंध के लिए कुछ करना है, सिंध की आवाम के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले ये इस माफिया का खात्मा करें। ये चेयरमैन बिलावल कर सकते हैं, बाकी मुझे किससे उम्मीद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कर सकते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो खुद एक अच्छा आदमी है, वो कुछ करना चाहता है। अगर उनको करने दिया जाए, पुप्पो से और वालिद साहब से थोड़ा सा हट के वो कुछ करना चाहें इस आवाम के लिए, तो वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं, वो सबसे पहले इन माफियाज का खात्मा करें। जो सिस्टम एक बना हुआ है इस कराची के अंदर, पर डे अरबों रुपए जा रहे हैं, वाटर बोर्ड से अरबों रुपए महाना, इसी तरह SBCA से अरबों रुपए महाना, KDA से अरबों रुपए महाना, रेवेन्यू से अरबों रुपए महाना, इवन क्लिक का इदारा जिसको यार वर्ल्ड बैंक फंडेड कर रहा है, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सोलिड बोर्ड जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जो कचरा है ना, उस कचरे को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके अंदर भी करप्शन। तो जब तक यहाँ से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, मेरे ख्याल से ना कराची तरक्की कर सकता है, ना सिंध ओवरऑल तरक्की कर सकता है। सिंध के भी ऐसे ही हालात है, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं सिंध के भी। कराची में तो हम यहाँ पे हर तरह के, हर रंग और नस्ल का शख्स यहाँ पे आबाद है। यहाँ पे हम लोगों को आज़ादी भी है बोलने की, हम यहाँ बोल भी सकते हैं, सोशल मीडिया है हमारे पास, यहाँ आवाज़ भी उठा सकते हैं। बट इंटीरियर के अंदर ये चीज़ें नहीं है। इंटीरियर के अंदर वही सरदारी निज़ाम अभी तक कायम है जो कि शुरू से चलता हुआ आ रहा है। वहाँ पे लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप यकीन करें। और वहाँ पे मतलब कैसे इलेक्शन किए जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी सबके सामने है। अब थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा डिलीवर करें। इस शहर कराची ये उनके पास पहली दफ़ा आया है और ये लास्ट चांस है। मेरे ख्याल से अगर यही हालात चले तो दोबारा इनके पास ये शहर कराची नहीं आना। और जो इनके टाउन चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, जो बाकी जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो यकीन करें दोनों हाथों से इस वजह से लूट रहे हैं। उनको पता है कि हमारी दोबारा जो है ना, हमारे पास ये दोबारा ये मौका नहीं आना और ना ये कराची दोबारा हमें मिलेगा। इस वजह से वो दोनों हाथों से करप्शन कर रहे हैं, दोनों हाथों से जो है ना वो लूट के खा रहे हैं। चाहे कोई भी काम हो उसके अंदर बेइंतहा की करप्शन है। जब तक यहाँ से करप्शन सिस्टम, ये माफियाज ये ख़त्म नहीं होंगे, उनको सजाएं नहीं होंगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये कराची और ये सिंध तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे ख्याल में सवाल तो मैं नहीं करूंगा अब, क्योंकि उन्होंने सवाल इतने सारे सामने सोहेल साहब ने रख दिए हैं। माशाल्लाह बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने लगा दिए हैं। हकीकत है, सबूतों के साथ। चलें जी, हकीकत है। ये 2025 में जाके कट्टे मुर्गियाँ दे रहे हैं। मेरे 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली दे चुकी है, ठीक है, वो चला रही हैं। उसके अलावा ये गाय और बकरियां, भैंसें, ये हम 2018 में दे चुके हैं, जो इनकी टिकटॉकर अब दे रही है। ठीक है, मसला ये है कि टिकटॉकर मरियम ही तो है, वो टिकटॉकर ही तो है और क्या है, तो वो अब दे रही हैं। बात दरअसल ये है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन से भरी हुई। अरे मेरे भाई, फॉर्म 47 वाले ही सही, आप लोग गवर्नमेंट इसी की सही। अगर आपको पता है कि यहाँ करप्शन हो रही है तो आप बैठे हुए क्या कर रहे हो? आप फेडरल में हो, आप बैठे हुए क्या कर रहे हो? इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने कब छोड़ा है? जितनी भी केसेस बनाए हैं सियासी, जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बनाए वो नून ने बनाए। इस वक्त तो आप मजबूर हैं ना कि आपके पास कुछ है नहीं है। पाकिस्तान अभी फिर दूसरा तरफ कह रहे हैं कि जरदारी साहब करप्शन का बेताज बादशाह है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो बेहतरीन इंसान कह रहे हैं और उनके वालिद के लिए आप इस तरह के अल्फाज अदा कर रहे हैं, तो उसी के पांव में बैठे हुए हैं आपके वजीर आजम साहब। अगर इस वक्त मौजूद है, आपकी गवर्नमेंट मौजूद है, तो उसी जरदारी साहब की वजह से, जिसको आप करप्ट करार दे रहे हो, वो अगर वो ना होता तो आप किसी महाज पे खड़े नहीं हो सकते। आप लोगों के तो जो है
इंग्लिश बोलने की तमीज नहीं है। आपके पास जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा शख्स काबिल ना होता तो आपकी तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती है। आप लगे हैं हम पे एलिगेशंस लगाने, आप कहते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया। और मेरे भाई, अगर आपका निजाम इतना अच्छा होता तो पंजाब से 40% लोग सिंध के अंदर जाके आकर जो है ना अपना इलाज करवा रहे हैं। आपके तो कायदीन के पास आप तो अपना एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसके अंदर आपके कायदीन अपना इलाज करवाते। नजला खांसी भी होती है तो लंदन को दौड़ते हैं। डॉक्टर आसिम ने जरदारी साहब के लिए जो जियाउद्दीन बनाया, देखिए मेरी बात, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, बहुत शौक है। अगर देखें आपका जहन में ये है कि डॉक्टर आसिम बिल्कुल उनके जाती मुआलिज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी कराची शहर के अंदर जरदारी साहब जिना के अंदर कितना टाइम जब भी बीमार हुए जिना के अंदर गए, अगर जाते हैं अपने जाती मुआलिज के हॉस्पिटल में तो वो सिंध के अंदर मौजूद है, कराची में मौजूद है। आप मियां शहबाज शरीफ ने बनाया हुआ ना हॉस्पिटल, तो चले लंदन ना भागा करें, सर्जरी के लिए भी जरूरत पड़ती है तो वहीं भाग जाते हैं आप लोग, वहां ना भागा करें ना, तो अपने ही हॉस्पिटल में आप इलाज करवा लिया करें। बातें करना आसान है कि जी किसी को पथरी पड़े तो ये सोशल मीडिया और बच्चों वाली बातें मत करें आप। यहाँ पे आपका दिल का इलाज यहाँ पे हो रहा है। नहीं, लेकिन सड़कों की सूरत हाल ज्यादा जितना जो है ना, कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दे जिना जितना अच्छा और बेहतरीन हॉस्पिटल कोई आप मुझे पंजाब के अंदर कोई एक बता दें। कितना फंड दे रही है उनको? वो प्राइवेट लोग दे रहे हैं भाई, चंदा और ज़कात दे रहे हैं वहाँ पे। कौन चंदा और ज़कात दे रहे हैं? सूबाई हुकूमत ने कितना फंड रखा हुआ है हेल्थ के लिए, मुझे बताएं। किस चीज के लिए? सूबाई गवर्नमेंट ने कितना फंड रखा हुआ है हेल्थ के लिए, मुझे ये बताएं। मेरे भाई सूबाई जिना की तमाम बिल्डिंग सूबाई और रंगून वाला वो सारी प्राइवेट फंडेड है। पब्लिक इंडस देखें, इंडस हॉस्पिटल के अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो भी चैरिटी पर है। तो सिंध गवर्नमेंट उसको कितना दे रही है आपको पता है? सबका सब तकरीबन 50% जो है ना सिंध गवर्नमेंट उससे दे रही है। 50% नहीं है, उल्टा सिंध गवर्नमेंट ले रही है। ये आपकी जहन है ना, क्योंकि आपके यहाँ लेने का बहुत रिवाज है। दूसरी बात जो है, आप कह रहे हैं कि NICVD पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये मेरे भाई कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद करते हैं लोग। आप लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोई अच्छा हॉस्पिटल बना लो, कोई बेहतर हॉस्पिटल बना लो जिसमें गवर्नमेंट ने इतने बनाए हुए हैं। शहबाज शरीफ और वो टिकटॉकर वजीर आला दिल्ली में बना हुआ है दिल का हॉस्पिटल, लाहौर के अंदर बहुत सारे हैं। मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स बेहतरीन हॉस्पिटल जो कि अपनी जाती जेब से चला रहे हैं, उसको अपनी जाती जेब से जो चला रहे हैं, वहाँ गरीब आवाम का इलाज हो रहा है। गरीब आवाम का इलाज हो रहा है, अपना इलाज नहीं हो सकता। वक्त मेरे पास क्योंकि कम है, मैं जरा का इलाज नहीं हो रहा। बच्चे जो है ना वहाँ पे अगर जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट जो है ना यूनिवर्सिटी है, वो उसका तो जवाब देना है जो सड़कों की सूरत हाल के हवाले से जो निशानदेही की। अब ये तो किसी से सड़कों की बात को अगर सड़कों की सूरत हाल जहां तक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली दफा मेयर आया है, ठीक है, तारीख के अंदर पहली दफा मेयर आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, आप ईमान से कह सकते हैं हम दोनों से हटकर, आप तो न्यूट्रल हैं इस वक्त, न्यूट्रल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सहम जाता हूँ लफ्ज़ न्यूट्रल सुन के, थोड़ा बैकफुट पे चला जाता हूँ। मैं बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है। पहले भी सड़कों के ऊपर अतराफ में इधर उधर कचरे के ढेर होते थे, वो आपको कहीं नजर इस तरह से नहीं आते। आपके यहाँ बारिशें होती थी, लोग जो है ना 20-20 22-22 घंटे स्टक हो जाते थे रोड्स पे। इसी तरह से आपके पास कोई निज़ाम नहीं था, कोई सफाई का सिस्टम नहीं था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेयर और मेयर की टीम बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर यही बात है, सोहेल कह रहे हैं कि जी अगली दफा इन्हें कोई वोट नहीं देगा, तो अभी आपने देखा ना कि जितनी दफा हुआ है, आपने अभी देख लेना, कह रहे थे कि यहाँ पे कहा है इन्होंने कि सिंध के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर नहीं होते। अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले सियालकोट में जो हुआ है वो सबको पता चल गया कितना फेयर है। हारने वाला यही कहता है हमेशा। चलें, ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे भी बात कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले सियासी मामलात और मौज़ूआत ज़ेर बहस आ रहे थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ तशरीफ़ फरमा थी, लेकिन वो निजी मसरूफियत की वजह से अब हमें इस जो हिस्सा है ज्वाइन नहीं कर सकेंगी ब्रेक के बाद। मगर सुहेल उमर साहब जो सरदार सुहेल, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल के हवाले से। अब जनाब चलें, अब ये तो बात हो गई। अब ये है कि आगे की तरफ देखना है। अब ये कि अब अपोजिशन पार्टी है वो एहतजाज का एक दफ़ा फिर उन्होंने जो है वो इंदिया दे दिया है। ईद के बाद हो सकता है फिर और कोई तहरीक जो है वो शुरू हो जाए। तो क्या समझते हैं कैसे इस सिलसिले को रोका जाएगा? और फिर ये कहा जाता है कि जिन केसेस का फ़ैसला हो जाए या इस तरह के मामलात को हल कर लिया जाए तो शायद फिर आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और ये जो सियासी कार्रवाई हो रही है, जिसको सियासी लफ्ज़ दिया जाता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये सिलसिला रुक सकेगा? कैसे इसको हैंडल करना है, ये ज़रा फरमाइए, आपकी क्या सोच है? देखें, वो जो सियासी जमात है वो बेसिकली सियासी तो है नहीं, वो बौखलाहट का शिकार है। अभी जो हालिया समड़ियाल इलेक्शन हुआ है सियालकोट वाला, उसमें जो PMLN ने जो लीड ली है वो 40+ थी, 40,000 से ज़्यादा की लीड ली है। उसके बाद से वो थोड़ा सा बुखला गए हैं। अब उसमें वो क्या कर रहे हैं, खान साहब पहले सरबराह थे, सरबराह तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ, अब नया आ गया जी पैटर्न इन चीफ आ गए। इन्होंने सिर्फ अपने जो मूदिये हैं ना, उन मूदियों को बेवकूफ़ बनाना है और करना कुछ भी नहीं है। अब वो बाहर भी नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो जब रियासत मुखालिफ बात करेंगे, जब रियासत मुखालिफ एहतजाज करेंगे, जब रियासत मुखालिफ प्रोटेस्ट करेंगे तो रियासत उनके साथ सख्ती से निपटेगी। अगर वो किसी भी किस्म की रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो रियासत हाथ पे हाथ धरे बैठेगी नहीं, रियासत उनको उनकी ठुकाई करेगी। क्योंकि 9 मई हम देख चुके हैं। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जो किया, ये हमेशा उस वक्त करते हैं जब मुल्क स्टेबल हो रहा होता है। आप ये देखें कि इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो 2 दफ़ा चढ़ाई की, उसमें चीनी वज़ीर आज़म आ रहे थे, एक दफ़ा सार्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस थी जो पाकिस्तान में हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर। वही टाइम, सेम टाइम उन्होंने रखा जब वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और इन्होंने एहतजाज की कॉल दी। अब दोबारा से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, मुल्क स्टेबल हो गया है, सफारती महाज पे भी हम माशाल्लाह बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमें हर मुल्क की हिमायत हासिल है, पाकिस्तान का वक़ार और मोराल बहुत हाई हो चुका है। अब इन्होंने देखा कि और हमारे पास कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है, तो इन्होंने ये जैसे फितनतुल हिंदुस्तान है ना, मैं समझता हूँ कि ये फितनतुल इसराइल है। ये फितनतुल इसराइल को पीछे से इशारा हुआ होगा कि जी आएँ और आप जो है ना दोबारा से फसाद बर्पा करें कि मुल्क के अंदर शांति और अमन और सुकून क्यों हो गया। बड़ी मुश्किल से ये अमन और ये सुकून हमारे नौजवान, हज़ारों नौजवानों की कुर्बानियों से हुआ है। ये हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अब एटलीस्ट सियासी महाज पे हमें थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए मुल्क को, और हमें थोड़ा सी गुंजाइश रखनी चाहिए। उनको 10 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और बाकी हुकूमती जमात की तरफ से ये ऑफ़र की गई कि आप टेबल टॉक करें, आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात से हम हल निकालते हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात किसके साथ करना चाह रहे हैं? वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाह रहे हैं। क्यों? उनको आदत ये पड़ी हुई है कि जिस तरह पिछली दफ़ा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने सपोर्ट करके मुझे इक़्तिदार में लाए, वही काम अब दोबारा किया जाए। लेकिन अब आगे हाफिज़ आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर और उनकी जो इस टाइम जो टीम बैठी हुई है, जो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट है, वो मुल्क को संवारना चाहती है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके जो आप देखें, काम देखें, या उनके जो नज़रिया था या जो मामलात थे, उसमें कहीं भी उन्होंने कभी मुल्क के लिए मेरे ख्याल से कोई इतने बड़ी अचीवमेंट या कोई काम ऐसा नहीं किया। लेकिन जब से हाफिज आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे पाकिस्तान को रखा है। ये पहला जर्नैल आया जिसने 2 कौमी नज़रिए की बात की है, वरना कोई भी जर्नैल जो है ना वो ऐसी कभी बात नहीं करता। फिर ये एक हकीकी तब्दीली क्या है? हकीकी तब्दीली ये है कि जनरल क्लब, जो 26 बंदों का एक जनरल क्लब है, उसके अंदर एक इस्लामी जनरल आया, हाफिज़ कुरान आया, जो इस्लामी और पाकिस्तानी नज़रिए की बात कर रहा है, जो कायद-ए-आज़म की बात करता है कि इस्लाम पाकिस्तान के जो 2 कौमी नज़रिए उसकी बात कर रहा है, जो आयतें पढ़ पढ़ के तर्जुमे के साथ कौम को और कौम के नौजवानों को उनको जो है ना शऊर दे रहा है, जो ये शऊर ख़त्म हो गया था। वरना क्या था, इससे पहले तक बालाकोट पे हमले हुए, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
वो खलबोशन को पकड़ा, ठीक है जी, वो उसको वापस कर दिया। वो एक हमारा एक सफारती वो होता है, वो मामलात होते हैं, इन्होंने उसको वापस कर दिया। आज मैं वो क्या नाम है वो जनरल अयूब खान के पोते का, उमर अयूब, उसकी स्टेटमेंट्स पे वो देख रहा था कि नहीं, इनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, इनको फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। भाई वो आर्मी है, उनका काम है अपना दिफा करना, इस मुल्क का दिफा वो हमसे बेहतर समझ सकते हैं, उनका काम ही बेसिकली ये है। तो वो अपने अंदाजे से उन्होंने बेहतरीन दिफा की है। अब आप उनको बताएंगे कि नहीं जी इमरान खान होता तो ये करता, तो इमरान खान तो उस वक्त भी था 2019 में बालाकोट में जब हमला हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं किया था दिफा? उस वक्त उसने असम्बली में आके ये कहा था कि मैं क्या हिंदुस्तान में हमला कर दूं? और मोदी को सबसे पहले वोट देने वाला वो था, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वोट देने वाले वो थे, और मोदी की हिमायत करने वाले, उसकी इलेक्शन कैंपेन करने वाले वो थे कि जी मोदी आएगा तो पाकिस्तान के साथ अच्छा होगा। कश्मीर उनको देने वाले ये थे। तो ये बेसिकली जब भी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होने लगती है, जब मुल्क तरक्की करने लगता है, इनको जो है ना कीड़ा काटना शुरू हो जाता है कि किसी तरह जो है ना ये मुल्क दोबारा उसी पस्ती की तरफ जाए जो जहाँ पे ये छोड़कर गए थे, मुल्क की डिफ़ॉल्ट की तरफ छोड़कर गए थे। अब इनसे ये पूछा जाए कि भाई आप जो भी बात करते हो, आप ये कह रहे हैं जी ये फार्म 47 वाले हैं। अगर फार्म 47 वाले हैं, बोला जी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चोरी कर रही है, अच्छा जी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन चोरी कर रही है, तो क्या 2018 के अंदर आप हकीकी मानों में जीत कर आए थे? वो आरटीएस किसने बिठाया था? अगर बात करते हैं तो फिर आप सबसे पहले अपने गिरबान में जाके उसके बाद फिर दूसरों पे आप तनकीद करें ना। आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो होता नहीं है। जब आप बात करेंगे तो आप पर भी उंगली उठेगी। इस टाइम इनके अंदर ग्रुपिंग बनी हुई है। पंजाब के अंदर शेख वकास अकरम उनका अलग है, और वो मोहतरमा एक क्या नाम है आलिया हमजा, उनका एक अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह केपीके के अंदर उनका एक अलग ग्रुप है। अच्छा ये वहाँ जाते हैं, अली अमीन गंडापुर गया है 22 मई को, उसने कहा जी खान साहब ने कहा है कि अब फैसले होंगे सड़कों पे और आप इसको लीड करोगे। गंडापुर कह रहा है कि खान साहब ने ये कहा है। बैरिस्टर गौर गया, उसने कहा नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी खान साहब ने नहीं कहा। तो ये तो पहले खुद एक नहीं है, ये पहले खुद तो एक हो। अच्छा ये खुद चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। क्यों? इनके यहाँ बाहर मजे लगे हुए हैं, सारे लीडर बने हुए हैं। जिन बेचारों को घर पे दूसरी दफा कोई साला नहीं देता, वो भी जो है ना यहाँ पे लीडर बना हुआ है, मीडिया टॉक कर रहा होता है, मीडिया पे बैठे होते हैं। तो ये खुद नहीं चाहते, इनके जितने वकील हैं ना वो भी नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। वो कहते हैं बस पड़ा रहे, और वैसे ही उसको पता है कि ये गड़ी चोर है, वो सर्टिफाइड चोर तो हो चुका है अदालत से भी, तो वो वहाँ पड़ा रहे बस। उसके बाद सुहेल साहब वक्त क्योंकि मेरे पास सेगमेंट का जो है वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, और कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे चल के दीगर मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़े खुलकर सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।